नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाती नजर आ रही है। ईडी ने डीएसपी को बुलाया और जांच की पूछताछ भी की। दरअसल डीएसपी को सीसीटीवी फुटेज दिखा करके पूछा गया कि आप बरहरवा टोल प्लाजा गए किस लिए थे। उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, तमाम सारे सवालात किए गए। पंकज मिश्रा से जुड़े मामलों को लेकर के पूछताछ की गई और पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी जिस तरीके से 10 लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन उनमें कुछ लोगों के नाम हटाए भी गए। वजह क्या है वो जानने की कोशिश की है ईडी ने। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप पहले। झारखंड में ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। बरहरवा टोल प्लाजा का मामला न्यायालय में पहुंच गया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान न्यायालय के आदेश में कहा गया कि बरहरवा टोल विवाद में 10 लोगों को नामजद और एक अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल था। तो वहीं शंभू नंदन कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी आदेश में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा टेंडर डालने से रोकने के लिए धमकी देने के आरोप पहली नजर में सही प्रतीत होता हुआ बताया है, जिसको लेकर कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बचाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। उधर पंकज मिश्रा की रिम्स में मुलाकात की बात साहेबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे ने स्वीकार कर ली है। अब बीजेपी ने एक बार फिर वर्तमान सरकार के साथ साथ व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और इसके साथ ही संज्ञान लिया है, मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह के कदम मंत्री के लिए सही नहीं है। उस वक्त के जो आईओ थे, उन्होंने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को 24 घंटे में जांच करके उनको आरोप कर दिया। बाकी लोगों पर एफआईआर आज भी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है और सारी चीज़ें सुनने के बाद कोर्ट ने यह माना कि मंत्री आलमगीर आलम ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, जबकि उनकी भूमिका इस तरह की नहीं बनती है। राज्य के मंत्री ने संविधान का शपथ लिया है, गोपनीयता का शपथ लिया है, उसके बावजूद भी उनका फिर से चला लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग किया। जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने अपनी सरकार और मंत्री का बचाव किया है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि उनको चार्जशीट में उनका नाम क्यों नहीं डाला गया। चार्जशीट में नाम डालने से कोई आरोपी नहीं हो जाता और मंत्री ने धमकी दिया, ये आरोप है, ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और जांच अधिकारी ने जांच में उनको क्लीन चिट दिया। अब आगे आगे जांच होगी, क्या आएगा वो सामने होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें कहीं कोई गलती की बात नहीं। हाईकोर्ट ने दिया कि जांच का एक तरीका बताया, दायरा बताया कि आप जांच को इस डायरेक्शन में लेंगे और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अखबार वाले सनसनी फैलाते रहते हैं, आप लोग सनसनी फैलाते रहते हैं। वहीं रिम्स फोन कांड में मिली जानकारी के मुताबिक साहिबगंज के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे ने ईडी के सामने यह कबूल कर लिया है कि वे पंकज मिश्रा के कहने पर ईडी के गवाहों को प्रभावित करने में लगे हुए थे। शुक्रवार को ईडी के सामने डीएसपी ने यह भी कबूला है कि वह रिम्स में भी पंकज मिश्रा से कई बार मुलाकात कर चुके थे। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो दरअसल रिम्स में एडमिट पंकज मिश्रा पर तमाम सारे आरोप लगे। कहा गया कि दरअसल वह अस्पताल में रहते हुए फोन कॉल्स करता था, अधिकारियों से बात करता था और यहां तक कि कई अधिकारी तो उससे मुलाकात भी करते थे। अस्पताल के अंदर बैठे हुए वो अपने रसूख का बराबर इस्तेमाल करता रहा। ये तमाम सारे आरोप लगे हुए थे और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार की मुसीबत हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बढ़ जाएंगी और क्या वजह होगी। क्या पंकज मिश्रा ही सरकार की मुसीबत बढ़ाता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी राकेश कुमार रांची से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे
क्या कुछ है पूरे मामले पर अपडेट, ये आपसे जानकारी लेंगे। और जिस तरीके से डीएसपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए योगेश, कई दिलचस्प चीजें सामने आई है खास करके, और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है और उसके बाद से जिस तरीके से हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, उसके बाद से तमाम चीजों पर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है। उसमें बरहड़वा का कांड की बात की जाए, चाहे रिम्स में खास करके इलाज करा रहे पंकज मिश्रा की बात की जाए, और साथ साथ जो पुराना मामला जो चल रहा है घोटाले को लेकर कहा जा रहा था, अवैध माइनिंग को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, इन सारी चीजों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक से एक कड़ियां जुड़ती चली जाती है। और हाईकोर्ट ने फिर से एक बार इस बात का जिक्र किया है कि टोल माइंस के इलाके में जिस तरीके से टोल टैक्स से लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ था, कि उसका टेंडर जब भरा जा रहा था तब विवाद हुआ था, उसमें कुछ धमकियां मिली थी। उस धमकी की रिकॉर्डिंग भी आई थी, उस रिकॉर्डिंग के आधार पे मामले भी दर्ज कराए गए थे। और अब जाकर हाईकोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है कि अगर मंत्री पद रहते हुए अगर इस तरीके से आलमगीर आलम ने अपना कहीं न कहीं किसी को मैनेज करने की या बात कही है, तो किसी तरह से आने वाले समय में राज्य के हित में कदम नहीं कहा जा सकता है कि अगर जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर राज्य में असर पड़ेगा इसका। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा का नाम आया था और खास करके उनके इलाज के दौरान जिन लोगों की चर्चा की गई थी कि अब कहीं न कहीं रिम्स में इलाज साथ साथ उन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, उसका भी खुलासा होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से डीएसपी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने वहां जाकर मुलाकात की थी और कुछ चीजों का जिक्र भी किया है जिसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं न कहीं पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कई चीजें एक साथ चल रही है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य में जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें मंत्री हो या खास करके उनसे जुड़े लोग हों, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मिशनरी है सरकार को चलाने के लिए जो सिस्टम काम करता है, सारी सिस्टम को कई एक सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर इस तरह की सिस्टम में अगर चलता रहा तो आगे क्या कुछ होगा राज्य का। जी बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए तमाम सारे खड़े कर रही है और सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो हालांकि आप भी उसको लेकर के अपना जवाब देते हैं, लेकिन अब जब अदालत की तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है तो क्या अब भी आपके अंदर कोई संदेह है कि अदालत ने भी जो चिंता जाहिर की है वो सरासर गलत है? जी, हम भी अदालत की टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हैं। और ये जो मामले प्रकाश में आए हैं कि डीएसपी साहेबगंज ने रिम्स में रहते हुए इलाजरत पंकज मिश्रा से मुलाकात की, जिसके सीसी फुटेज भी सामने आए हैं, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ, ये आपत्तिजनक है। और एक पुलिस पदाधिकारी को अपने पद पर रहते हुए, और मुझे लगता है लक्ष्मण रेखा नहीं लांघा जाना चाहिए। डीएसपी ने गलत किया है। वो जब तक आरोपित हैं, मामला न्यायालय में या जांच में विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है, प्रक्रियाधीन उसको कहिए, तो किसी आरोपित व्यक्ति के साथ इस तरह मुलाकात करना या उनसे मिलना यह आपत्तिजनक है। और मैं कहता हूं कि ये डीएसपी पर जो कानून सम्मत कार्रवाई है होनी चाहिए। उन्होंने गलत किया, लक्ष्मण रेखा डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अदालत ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करने के लिए ये चिंता जाहिर की है? उनके लिए आपके क्या शब्द हैं? अब पांडे जी, उसमें मंत्री ने किन बातों का उल्लेख किया, कहाँ वो मामले प्रकाश में आए, उसके सबूत क्या मिले हैं, इसकी विधिवत जानकारी हमको नहीं है। यदि मंत्री भी अपने सीमाओं का उल्लंघन किए होंगे, जिसको लक्ष्मण रेखा मैंने पहले कहा, अगर मंत्री जी ने भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया होगा तो मंत्री जी भी कानून से ऊपर तो है नहीं। तो हमको उनके बचाव में नहीं कुछ करना, लेकिन मुझे अभी तक मंत्री जी द्वारा जो अपने रसूख का इस्तेमाल करके जो न्यायालय के समक्ष हो सकता है कि वो मामले आए हों और बिना तथ्यों के माननीय न्यायालय ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, ये मुझे भी विश्वास है। लेकिन जब तक हमको उसके संबंध में एविडेंशियल जानकारी नहीं मिलेगी, हम मंत्री जी के
विषय पर कुछ कहने से बचेंगे, हम नहीं बोलते। ठीक है, मंत्री जी के कहने पर कुछ कहने से और कुछ टिप्पणी करने से आप बचेंगे, ठीक बात है, नहीं, लेकिन एविडेंस धमकाने के आरोप बोलूंगा। रिकॉर्डिंग सामने आई हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल धमकाया जा रहा है, और ये भी बात कही गई है कि मंत्री पद पर रहते हुए समाज के विकास के लिए, समाज के हित के लिए काम करने के लिए पद होता है, ना कि किसी को डराने का, लेकिन ना पांडे ही जी, किसी को धमकाने का। एक निवेदन है मेरा कि देखिए ये जो तकनीकी इसमें जो खेला चलता है, हाँ, सिर किसी का, धड़ किसी का, ऑडियो कुछ कटिंग करके कुछ जोड़कर, अब क्या उसका एविडेंशियल प्रूफ क्या है? ठीक, मंत्री जी की बातों को कहां से काटा गया, कहां जोड़ा गया? ठीक है, दोनों पक्षों की तरफ से वो अदालत के सामने रखा जाएगा और वो अदालत का निर्णय होगा, अदालत निर्णय करने के लिए, ठीक है। लेकिन अनंत अमित जी, देखिए अभी कह रहे थे तिवारी जी कि हम मंत्री जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात कही कि उनकी बातों को कहां से जोड़ा गया, किस धड़ को काटा गया, किस सिर को जोड़ा गया, कुछ पता नहीं है। जोड़ तोड़ करके रिकॉर्डिंग बनाई भी जा सकती है, ये यार मतलब ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जो सामने आई है उसको गलत ठहराने की बात कही जा रही है। देखिए पांडे जी, मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, और जिस तरीके से आपने देखा हो विगत 2 दिन से माननीय उच्च न्यायालय ने एक तो बरहरवा टोल टैक्स के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी करा है, उन्होंने कहा है कि 10 लोगों के ऊपर FIR होता है, 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है और 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता। इस तरीके से राजेंद्र दुबे को ईडी बुलाकर पूछती है, और ईडी बुलाती इसलिए है कि संथाल के राजा और प्रदेश के राजा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पूरे कांड में इन्वॉल्व था, और पूरा संथाल जानता है, पूरा झारखंड जानता है कि पंकज मिश्रा और माननीय मंत्री आलमगीर आलम किस तरीके से पूरे प्रदेश में और खासकर संथाल में जो अपनी गतिविधियां चला रहे थे, जिस तरीके से टेंडर मैनेज करने के लिए। बरहरवा टोल टैक्स के विषय में पांडे जी मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे वो टोल टैक्स है जो कि 3 राज्यों की सड़कों को वो जोड़ता है, बिहार, बंगाल और झारखंड, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद माननीय मंत्री जी जिस तरीके से टेंडर को मैनेज करने के लिए धमकी देते हैं, और वो बात जब वायरल हो जाता है, आज भी इंडिया वॉइस पर तमाम कई चैनलों के पास वो वायरल है, लोग उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमको। उसके बावजूद कल हाई कोर्ट की टिप्पणी निश्चित तौर पे इस तालिबानी सरकार के लिए बहुत बड़ा लेसन है। आपने देखा होगा कि मेन रोड कांड पे भी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, उसमें कहा है कि ये जो जांचें चलती है, जांच कैसे चल रही है, इसीलिए उन्होंने राज्य के गृह सचिव और राज्य के DGP को भी तलब किया है। ऐसा लग रहा है कि वहां जो सरकार चल रही है, जो सर्कस चल रहा है, सर्कस को हाईकोर्ट ने समझ लिया है, और माननीय उच्च न्यायालय जिस तरीके से टिप्पणी कर रहा है, तो राज्य के लिए, तालिबानी सरकार के लिए बहुत बड़ा ये लेसन है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों गढ़वा पलामू के यात्रा पर थे, उन्होंने एक बात कही है कि जो गौ लेकर जो जाते हैं ट्रक, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसी गौ तस्करों के माध्यम से एक आदिवासी अधिकारी सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से हत्या कर दी जाती है गौ तस्करों के खिलाफ, और आप इसी आदिवासी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, आप उनके साथ भी न्याय नहीं करना चाह रहे। ये तालिबानी सरकार नहीं चलने वाली है, और ये तालिबानी सरकार भ्रष्टाचार में जिस तरीके से शामिल है, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राजेंद्र दुबे DSP जैसा आदमी, अब हमें लगता है कि और भी जांच का प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे अधिकारियों से पूछताछ होना है, और दूध का दूध पानी का पानी होना है। ठीक है राकेश, जिस तरीके से DSP ने बातें कबूली हैं, पहले तो वो ना करते रहे, उसके बाद हामी भर दी, और उसके बाद जो खबर सामने आई है कि उन्होंने गलती भी स्वीकार की है, माफ़ी मांगी है कि उनसे गलती हुई है, और अब ईडी की तरफ से उनके अकाउंट के स्टेटमेंट, उनकी संपत्ति का ब्यौरा, परिवार की संपत्ति का ब्यौरा, ये बताया जा रहा है कि ये मांगा गया है। क्या वास्तव में DSP के जैसे और अन्य भी तमाम सारे अधिकारी हैं, और समय आने पर जिस तरीके से पहले DSP नकार करते थे, नानुकुर करते थे कि हमने कुछ नहीं किया, निर्दोष हैं हम, उसी तरीके से अभी उन अधिकारियों की भी गर्दन फंसने वाली है कि आने वाले समय में, और वो भी राजी होंगे और उसके बाद माफी मांगेंगे। बात यही कही जा सकती है कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि हाईकोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करने की कोशिश की है, साथ साथ जो मामले चल रहे हैं,
और जो खुलासे हो रहे हैं उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये हाईकोर्ट में मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जिन लोगों के नाम आए हैं, चाहे डीएसपी का नाम आया हो, पंकज मिश्रा के अन्य लोगों का नाम आया हो, या फिर बाकी कुछ अधिकारियों के भी नाम ईडी के जांच के दायरे में नजर आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 20 साल में आखिर क्या कुछ हुआ राज्य का, किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर आगे काम किए गए और उसको लेकर किस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत रही, किस तरीके से राजनेताओं की मिलीभगत रही, और अब जाकर वर्तमान हालत की हम चर्चा करते हैं तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, ईडी की टीम काम कर रही है, सीबीआई अपने अलग जगह से काम कर रही है। तो चिंता इस बात की है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो सबसे पहले इन भ्रष्टाचारियों को नकेल कसना जरूरी है। साथ साथ ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में राज्य के विकास को लेकर किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, क्योंकि माइंस को लेकर सवाल कई बार खड़े होते रहे हैं। पहले भी कहीं न कहीं मधु कोड़ा का नाम आया, माइंस को लेकर ही आया था, और अब जाकर वर्तमान सरकार में माइंस को लेकर जिस तरीके से हलचल मची हुई है, तो क्या आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें ना हो, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या बाकी जांच एजेंसियां हो, इस दिशा में भी सोच रही हो कि इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। राकेश, लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने एक संदेह जाहिर किया है। जो मंत्री साहब का ऑडियो सामने आया है उसमें काट छांट की बात कही जा रही है। देखिए, ये सवाल शुरू से खड़े होते रहे। जब वीडियो वायरल हुआ था, नहीं ऑडियो था, खास करके ऑडियो वायरल हुआ था, उस समय ये बात चर्चा में आई थी कि इसमें तोड़फोड़ किया गया है, काटछाट की गई है। लेकिन आज जो कहा जा सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी पे सारी चीजें चल रही हैं, जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, और जांच में निश्चित तौर पे फॉरेंसिक जांच के दौरान कई चीजें सामने आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिन एजेंसियों की तरफ से जांच किए जा रहे हैं वो जरूर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, पूरी तरह से जांच कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फॉरेंसिक जांच की बात की हो या फिर ओरिजिनल ऑडियो की बात की जाए। इन सारी चीजों को जरूर सामने रखकर बातचीत की जाएगी और ये चीजें सामने आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की या किसी के ऊपर इससे बहुत ज्यादा चर्चा करने की बात आएगी, क्योंकि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो कहीं न कहीं साक्ष्यों के आधार पे और जो चीजें निकल कर सामने आएंगी उसके आधार पे कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब मामला पहुंच गया है, सामने आ गया है, हाईकोर्ट में मामला है और बाकी जगहों पे जांच चल रही है, तो थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य का क्या होगा, और राज्य में अगर भ्रष्टाचार होते रहे, मंत्री के नाम आते रहे, अधिकारियों के नाम आते रहे, तो किस तरीके से आम सत्ता काम कर पाएगी। बिल्कुल, और जनता को मैसेज किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, देखिए, अब बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाती रही है कि पंकज मिश्रा पर इतने सारे आरोप लगे, बावजूद पंकज मिश्रा को लेकर के मुख्यमंत्री का जो रुख रहा वो कहीं ना कहीं पोलाइट नजर आया, उस पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की गई। अब जो मामला सामने आया, सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने मुलाकात की है। डीएसपी के साथ ही साथ क्या पंकज मिश्रा पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे? विधायक प्रतिनिधि के पद से हटाने के बाद बीजेपी लगातार पूछती है कि आप कब हटाएंगे, क्या उसको लेकर के भी कोई आप सलाह देंगे सरकार को, या फिर सलाह सुझाव के साथ कोई मांग भी आप करेंगे? क्योंकि उसमें किरकिरी न केवल जेएमएम की हो रही है, सरकार में आप हैं तो आपकी भी हो रही है। पांडे जी, पहले तो आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में मैं दूंगा। हमारी कड़ी आपत्ति है कि अभी बीजेपी के जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधि आनंद अमित जी, उन्होंने तीन बार मैंने 3 उंगली उठाई है, 3 बार उन्होंने तालिबानी सरकार का संबोधन किया। 2 बार उन्होंने कहा कि संथाल के राजा और झारखंड के राजा। तो क्या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत का राजा है क्या? कड़ी आपत्ति है मेरी। बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजा नहीं है। तिवारी जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो अखबारें छपती हैं और आप लोग को छापते हैं, आपको तो चौथे स्तंभ पर भी विश्वास नहीं है। आपको पत्रकारों के ऊपर और अखबारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उतारे हैं, और आप बात तालिबानी सरकार की हम नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जिस तरीके से तालिबानियों की तहत आप सरकार चला रहे हैं, एक मुझे कानून वाली बात कर रहे हैं, तो हम और किस शब्दों का संबोधन करेंगे आपके लिए? और आपके लिए कोई संबोधन बनता है क्या? आपको किसके ऊपर विश्वास है? आपने तो बात स्वीकार भी कर लिया। आपके प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं अखबार रुक जाइए अनंत अमित जी, रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। सुन लीजिए जरा, तिवारी जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। तिवारी जी बोलिए आप।
तिवारी जी के पास आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है। तिवारी जी आप ये देखिए, आप ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है भाई, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप बोलिए, आप मैंने अनंत अमित जी को शांत करा दिया, आप अपनी बात रखिए, आप बोलिए। चलिए तिवारी जी नहीं बोलेंगे, अनंत अमित जी भाई बताइए कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे प्रवचन सुनवाइए, मैं कान और मुंह बंद कर। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए, सुनवाइए, आप बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए। अरे अनंत अमित जी सुन रहे हैं भाई, आप बोलिए, हमारी मजबूरी। बोलिए अनंत अमित जी सुन रहे हैं, आप बोलिए, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। बोलिए अनंत अमित जी बोलिए। वो लक्ष्मीनारायण तिवारी जी बोलिए आप। अनंत अमित जी आपके सवालों का जवाब देंगे जब उनकी बारी आएगी। आप इनको नहीं रोकते हैं। अरे रोकते हैं भाई, आप सिर्फ हमको रोकते हैं। दोनों लोगों को रोकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चैनल में बुलाकर इस तरह बेइज्जत तिवारी जी ये गलत बात, ये गलत बात, देखिए गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। समय क्यों अनायास समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप बोलिए ना। अनंत अमित जी शांत है भाई, आप तो बोलिए। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बात। हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। चुपचाप। अरे शांत हो गए भाई, अनंत अमित जी शांत हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनने के लिए इनको बोलिए। ठीक है सुन रहे हैं चैनल के इंचार्ज सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। तिवारी जी आप बोलिए। मैंने इनको 3 बार कहा ही नहीं रोके, बुलवाइए इनसे, हम कान और मुंह दोनों बंद करेंगे। अनंत अमित जी आप बताइए भाई। जी बताएं। देखिए पांडे जी, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब न ये यूपीए सरकार के किसी मंत्री के पास है, न माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, न इन नेताओं के पास है। मैं आपको निश्चित तौर पे इंडिया वॉच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से झारखंड में जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, चाहे साहेबगंज के मामले को लेकर हो या मनरेगा को मामले को लेकर, और भी बहुत सारे मामले खुलने वाले हैं लगातार निरंतर। जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे राजेंद्र दुबे जैसे और भी अधिकारी ईडी के रडार पर हैं और पूछताछ होगी और बहुत सारी चीजें अभी निकल कर आना है। जिस तरीके से जांच का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर राज्य की जनता, हमारी जनता ये जानना भी चाहती है ये विगत इतने 3 वर्षों से ये जो वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, ये विकास का भी काम कर रही है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, तिवारी जी यही तो कह रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं वो जनता के द्वार सरकार ले जाने का काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं तालिबानी सरकार है। बिल्कुल, ये तो जनता, ये तो राज्य की हमारी जनता ये जानना भी चाहती है। जगह जगह पे माननीय मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि साहब जो भ्रष्टाचार की जो जांच चल रही है उस पर आप कुछ कह नहीं रहे हैं। जिस तरीके से न्यायालय की टिप्पणी आ रही है लगातार, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को एक पार्टी के पदाधिकारी नहीं, एक पार्टी के नेता नहीं, ये हाईकोर्ट चला रहा है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट की निरंतर टिप्पणी आ रही है, उससे ये लग रहा है कि सारे प्रकरण में राज्य सरकार की संलिप्तता है, किसी को बचाने की, किसी को फंसाने की जो ये कार्रवाई निरंतर चल रही है, ये सारे कार्रवाई उजागर होने वाली है। एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में राज्य सरकार के लिए ये संकट खड़ा होने वाला है और जनता भी ये जानना चाहती है। हम तो ये चाहते हैं पांडे जी कि राज्य का विकास कैसे हो। हम तो विकास पे केंद्र बिंदु करके केवल जनता के पास जाके कार्यक्रम लेके जाने से नहीं होगा। विकास के पैसे कहाँ खर्चे हो रहे हैं, सड़क नाला कहाँ बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। आपने देखा होगा कि राज्य का सबसे बड़े अस्पताल पे भी माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी कर रही है। तो ये सरकार से जानना चाहते हैं, हम सरकार के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि साहब तिवारी जी बता रहे हैं करप्शन का मामले जो ईडी कर रही है, जांच कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन विकास के मुद्दे पर, चाहे रिम्स का मामला हो, सड़क का मामला हो, चाहे विद्यालय का मामला हो, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, तो सरकार इस पर भी कोई जवाब देगी क्या? सरकार के प्रतिनिधि कुछ बोलेंगे क्या? ठीक है, कहने से नहीं होता। सुन लीजिए अनंत अमित जी, आप सुन लीजिए। तिवारी जी बोलिए भाई, कुछ बोलेंगे आप? तिवारी जी, चलिए तिवारी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है तिवारी जी आप इस तरीके से मुंह और आंख और कान बंद करके आप बच नहीं सकते हैं। आप यहां पर तो बच सकते हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच आप नहीं बच सकते हैं। जनता सब देख रही है और जनता जवाब मांगेगी, आज नहीं तो कल आपको जवाब देना होगा। आप कितने दिन तक इस तरीके से मुंह बंद कर रखेंगे? कितने दिनों तक आप जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे, आप अपने कानों को बंद कर रखेंगे? और कितने दिनों तक आप अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध करके बैठेंगे? जनता एक न एक दिन आपको मजबूर कर देगी, और मजबूर इस कदर करेगी कि आप जनता के दरवाजे पर जाने की जो बात अभी कर रहे हैं, तब आप जनता के दरवाजे पर जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी। वजह यह है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आपसे का मतलब सरकार पर,
तो सरकार पर बैठे हुए प्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। तिवारी जी ये बात बहुत समझ लीजिए, बहुत कायदे से, क्योंकि ये चाहे आप सरकार में हो, चाहे बीजेपी सरकार में हो, कोई भी सरकार में हो, आप ऐसे सवालों के जवाब से बच नहीं सकते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो लगातार जैसे जैसे कार्रवाई ईडी की बढ़ती जा रही है झारखंड में ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है और ऐसी स्थिति अब आ खड़ी है कि झारखंड सरकार को लेकर के, झारखंड सरकार में मंत्रियों को लेकर के भी अब झारखंड हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, चिंता जाहिर करनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर है, अगर झारखंड हाईकोर्ट चिंता जाहिर करती है तो राज्य के लिए चिंता का विषय जरूर बनता नजर आ रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।